गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई चल ही रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्जिंग के बारे में। आज उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक आज हम लोग का रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड कूलम्ब्स लॉ। हिंदी इसको बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे तो इसका हिंदी में बोलेंगे विद्युत बल एवं कूलम्ब का नियम। अब यहां पहली बात आया इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार सुन रहे हैं इस चीज को, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि नेचर में बहुत टाइप का फोर्स होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें मैग्नेट करंट लगता है, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस टाइप के बहुत सारे फोर्स पढ़े हैं। क्लास 11th में भी इस चीज की चर्चा किया जाता है। जब हम लोग एनएलएम पढ़ते हैं वहां भी फोर्स के बारे में पढ़ा जाता है। यहाँ मुझे पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानना है। हम लोग पहले ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ टेंडेंसी होती है, क्या नेचर होती है इसकी, ये कैसे वर्क करता है, ये अपने साथ क्या क्या गुण अपने पास रखा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। जब ये पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ ये मिल जाएगा मुझे, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के का इसमें यूज होगा। और इसमें पहला इसका पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक बेसिक फोर्स है। तो यह एक, लिखो आप, यह एक बेसिक फोर्स है। तो यह फोर्स नेचर में है, लगता है। तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या लिखे? यह एक बेसिक फोर्स है। ऐसे आप 10th पढ़े हो, 10th में इसकी चर्चा किया जाता है। आप पढ़े 10th में ये चीज पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ। 9th से ही कुछ कुछ रिलेटेड चीज है। जैसे 9th हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, वहां दो बॉडी के बीच लगता है। यहाँ उसी चीज में आता है कूलम्ब्स लॉ, या दो चार्ज के बीच में लगता है। लेकिन वहां के जो फोर्स होते हैं 9th के, उसमें बोलते हैं, या फिर 9th जो पढ़े वो 11th में पढ़े हम लोग, 11th में पढ़ते हैं ग्रेविटेशन का लॉ। तो दो बॉडी के बीच फोर्स जो लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ जब दो चार्ज के बीच में लग रहा है फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, कैसा फोर्स है? बेसिक फोर्स है। दूसरा, यह कंजर्वेटिव प्रकृति की होती है। ये कैसी प्रकृति की होती है? कंजर्वेटिव। अब ये समझना पड़ेगा कंजर्वेटिव होती कैसे है। फोर्स, इसके बारे में पढ़े, क्या पढ़े? यह कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव प्रकृति की फोर्स है। अब कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं कि इस फोर्स का, यह फोर्स जब लगता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसको एग्जांपल समझते हैं, हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज यहां रहा +Q1, दूसरा चार्ज यहां रहा +Q2। हो सकता है कि इस यहां से यहां तक जो वर्क डन हो वह कुछ इस रूप में किया गया हो। इसे घूम कर क्या है,
इसको बोलते हैं W1। दूसरा कोई सीधा एक वर्क डन हो ऐसा W2, और एक तीसरा ले लेते हैं इस तरह करके, या ऐसे 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 यूं करके, ऐसे 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 करके वर्क डन हो, इसको बोलते हैं W3। मतलब यहां से यहां तक जो कार्य किए वह कार्य को हमने क्या माना, W1। यहां से अगर ये पाथ है, ये क्या है, पाथ है, हो सकता है घुमावदार हो, इस तरह घुमावदार हो, एक सीधा हो, क्या ऐसा ही पढ़ते हैं हम लोग ना। ये क्या है, पाथ, ये पथ की लंबाई है। तो इधर से यहां तक इस वे में लेके जाए तो वर्क, इधर सीधे में ले जाए तो वर्क, यूं लेकर आए तो वर्क। मतलब हर कंडीशन में W1 W2, हर कंडीशन में क्या होता है, W1 W2 और W3 आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको समझिए, इसको ये काम देगा आगे। कहीं साइड में लिख लो इसको, इसमें नहीं मत लिखना। ये प्रकृति इसकी लिख रहे हैं, इसका गुण लिख रहे हैं, इसको कहीं आप लिख लेना, समझो। सिर्फ समझने के लिए ये है कि अगर यहां से यहां तक जो कार्य किया जाए, यहां से यहां तक जो कार्य किया जाए, या फिर इधर कार्य किया जाए, इस तीनों कंडीशन में, मतलब तीनों कंडीशन क्यों दिखाया गया आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिखाया गया, दूसरा क्या दिखाया गया आपको, यहाँ दूसरा कर्व पाथ दिखाया गया, तीसरा इस तरह घुमावदार पाथ दिखाया गया। इस सारे कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, आपस में बराबर। इसका मतलब ये हुआ, या कैसा है, कौन सा फोर्स लग रहा था, F फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रिक, F फॉर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। आया समझ में। पहला क्या पढ़े, यह एक बेसिक फोर्स है। दूसरा पढ़े, यह कंजर्वेटिव प्रकृति की होती है। कंजर्वेटिव कैसे होती है, तो इसका बारे में, कंजर्वेटिव मतलब सिंपल चीज याद रखना कि वो कंजर्वेटिव फोर्स इसमें हुआ है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इतने याद रखना है। बाकी ये चीज समझ लो पहले। देखो यहाँ भाई कि ये अगर इधर से यहां तक जो वर्क डन लगेगा, या फिर इस पथ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर ऐसे वर्क डन करना पड़ेगा, तीनों ही केस में वर्क डन क्या होगा, आपस में बराबर। इसका मतलब है जो बल हम लगा रहे थे, वर्क डन होता क्या है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है बल गुना विस्थापन। मतलब मेरे द्वारा फोर्स लगा और विस्थापन उतने हुआ जितना हर कंडीशन में होगा। तो फोर्स तो कंजर्वेटिव हो गया। मान लेते हैं यहां से एक वस्तु को फेंके, यहां आया, सीधे फेंके फिर भी यहीं आया, इधर से घुमा के लेगा फिर यहीं आया, फोर्स तो उतने लग रहा है ना। हर कंडीशन वर्क डन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो वर्क डन इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स क्या है मेरा, कंजर्वेटिव। आया समझ में, कहीं समस्या। इसको देखिए, नोट कीजिए इसको अच्छे से, इसको नोट करें। अब इसको मैं मिटाता हूं, रब करता हूं, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, लिख लिया इसको। उसका अगला पॉइंट है यह, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 2 पॉइंट पढ़े। पहला यह बेसिक होता है, बेसिक फोर्स है। दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े हम लोग यह कंजर्वेटिव होता है। तीसरा यह एट्रैक्शन मतलब आकर्षण एवं रिपल्सन प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति की होती है। इस पर हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में। यह कैसा होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। आपको इसमें अच्छे उदाहरण भी दिया गया था कि आदमी का लक्षण से हटके है इसकी प्रकृति। इसमें अट्रैक्शन क्यों होगा, अगर हम जानते हैं कि अगर प्लस प्लस हो, इस तरह का चार्ज हो, लाइक चार्ज, रिपल्सन होगा। क्या होगा यहाँ, रिपल्सन। माइनस माइनस में भी क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन अगर प्लस माइनस हो जाए क्या होता होगा, तो फिर अट्रैक्शन। ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो इसलिए यहां लिखे कि यह फोर्स जो है, यह किसके बारे में चर्चा कर रही है, यह मतलब कौन होता है, यह मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण, दोनों प्रकृति की होती है। तो लिखे प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। प्लस प्लस में ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा, रिपल्सन। लेकिन अगर प्लस है और साथ में माइनस है, यह क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन।
सिंपल सिंपल बात कि अगर समान चार्ज रहेगा प्रतिकर्षण, अगर असमान चार्ज रहेगा मतलब चिन्ह विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। आया समझ में? यहां तक कहीं डॉट। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, यह लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। अब ये लॉन्ग रेंज क्या है भाई, क्या होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। अब लॉन्ग रेंज फोर्स क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जो, जैसे हम लोग देखते हैं नाभिक के बारे में सोचते हैं, छोड़िए इसको पहले, तो नाभिक के बारे में सोचते हैं। नाभिक में क्या है, नाभिक में है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, सबको जानते हैं। अब वह फोर्स उतने दूरी पर से अपने अंदर जो है किसको रखता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखता है। लेकिन यह फोर्स जो है यह लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसमें क्या होता है कि फोर्स कम पर भी लगता है, ज्यादा दूरी, मतलब कहने का है कि अगर यह इसमें फोर्स सेंटीमीटर पर भी लगेगा, मीटर पर भी लगेगा और किलोमीटर पर भी ये लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज फोर्स। याद रहा क्या, अब तुम कितना कितना चीज पढ़े, 4। पहला बेसिक फोर्स है, दूसरा ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तीसरा अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, चौथा ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या लिखे हो, आया समझ में? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, लिखो। नेक्स्ट देखिए, अब चार पढ़े, पांचवा है, हम लोग अभी तक 4 क्या पढ़े, बेसिक है, एकदम याद रखना है। बेसिक चीज अगर याद रखेगा तो आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें अगर इसका काम आएगा तो आपको यह काम देगा। इसमें पढ़े, लॉन्ग रेंज तक पढ़ लिए, बेसिक पढ़े, कंजर्वेटिव पढ़े, अट्रैक्शन रिपल्सन पढ़े, और क्या पढ़े हम लोग अब भी जस्ट चौथा पॉइंट क्या पढ़े, बोलिए, चौथा पढ़ लिया हम लोग, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, यह प्रकृति में सेंट्रल होता है। देखिए इस टर्म को बहुत लोग क्लियर नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं कि ये, अब यहां समझना है कि सेंट्रल होता क्या है। बहुत लोग करते हैं कि इस टर्म को क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये प्रकृति कैसे होते हैं, सेंट्रल होते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है प्रकृति में, मतलब नेचर में कैसा होता है, सेंट्रल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन सेंट्रल इन नेचर, इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल इन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी लिखिएगा तो ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल इन नेचर होता है। आया समझ में यहां तक? अब इसको समझते हैं, इसको पूरा अच्छे से डिटेल समझते हैं क्यों कैसे होता है। मान लेते हैं यहां एक प्लस Q1 है, दूसरा यहां क्या है, प्लस Q2 है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं इसका नेचर है। तीसरा, यह रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का होता है, ये भी प्लस ये भी प्लस, ऐसा 10th में पढ़े हैं आप लोग भी। ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। ऑब्वियसली यह इस पर बल लगाएगा, इस ओर बल लगाएगा, यह इधर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यह इस पर बल लगाएगा, क्या लगेगा, इधर भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन इसके लिए हम करते क्या, सबसे पहली बात, इस दोनों को एक डॉटेड लाइन से मैच कराते हैं। क्या कराते हैं, डॉटेड लाइन से मैच कराते हैं। किसको, मतलब दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन कराते, किससे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा देते हैं। तो इसके द्वारा जो फोर्स लगा इस पर, रिपल्सन का फोर्स इधर लगा, इस पर जो फोर्स लगा इसके द्वारा रिपल्सन का फोर्स इधर लगा। लेकिन आपके ब्रेन में ये भी चल रहा होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एक फोर्स, यही फोर्स सेम है, प्लस Q1 प्लस Q2। पहला काम लोग को क्या करना है बता, कि दोनों के पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिए, क्या कर दिए। अब कोई कहा कि एक फोर्स इधर लगेगा F, दूसरा फोर्स इधर लगेगा F, नहीं, ये मत लिखना, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। तो सही कौन है, ये वाला।
जब भी फोर्स लगेगा वह दो पॉइंट सोर्स को एक लाइन से ज्वाइन, डॉट लाइन से ज्वाइन करा देंगे। जैसे ज्वाइन लाइन से डॉट लाइन से ज्वाइन होगा, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का फोर्स इधर लगेगा, इस पर इसके कारण प्रतिकर्षण का फोर्स इधर लगेगा। ऐसा कभी लगेगा नहीं, यह सेंट्रल इन नेचर नहीं है। मतलब डॉटेड लाइन के अलोंग, डॉटेड लाइन क्या है, अलोंग फोर्स लग रहा है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी समझते हैं। मान लेते हैं अगर कोई बॉडी हो जाए, बॉडी मान लेते हैं एक ऐसा बॉडी है, इस पर प्लस प्लस चार्ज है, दूसरा बॉडी है इस पर माइनस माइनस चार्ज है। हमने सिंपल बात क्या समझ में आया है कि जैसे अगर हम सेंट्रल नेचर की बात निकालना होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस दोनों डॉटेड लाइन को क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिला दिए क्या, दोनों को एक पॉइंट से क्या कर दिए, मिला दिए। अब मान लेते हैं कि यह प्लस है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस क्यू चार्ज लिखेंगे ना, ये माइनस है तो इसमें क्या लिख देंगे, माइनस क्यू चार्ज। अब आप ही बताओ, देखिए यहाँ प्लस प्लस का उदाहरण था, प्लस प्लस में क्या होता था, प्रतिकर्षण। पक्का जो बोले बराबर, ये प्लस दोनों में क्या है, रिपल्सन होगा ना। लेकिन यहाँ क्या है भाई, यहाँ प्लस है और क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण। अभी जस्ट पढ़ा है, लाइक चार्ज रिपल्सन, अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि यह इधर अट्रैक्ट करेगा और यह इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। करेगा क्या, इधर जो फोर्स लगेगा वह भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। आया बात समझ में। मतलब सिंपल ये बात समझ में आना है कि जैसे दो पॉइंट दिखेगा उसको डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये काम आगे आने वाला है, इसको अच्छे समझ ले। दोनों डॉटेड लाइन को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को डॉट लाइन से मिलाए, दोनों पॉइंट को डॉट लाइन से मिला दिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं। अब देखेंगे अगर ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस और प्लस साथ क्या कर रहा है, तो प्लस प्लस को रिपल्सन करता है। ये फोर्स इस पर लगा देगा, ये इसको रिपल्सन इधर कर देगा, ये फोर्स इस पर लगेगा, ये इसको प्रतिकर्षित इधर कर देगा। आया समझ में। या अगर बॉडी की बात किया जाए, ये पॉइंट चार्ज था, ये कैसा चार्ज था, पॉइंट चार्ज। अगर बॉडी की बात किया जाए, ये बॉडी है, इसको बोलते हैं धनावेशित बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, धनावेशित बॉडी। इसको बोलते हैं ऋण आवेशित बॉडी। सही बात। इसको हम बोले प्लस क्यू, इसको क्या बोले, प्लस क्यू। इसको क्या बोले, माइनस क्यू। अब प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, आकर्षण होता है जी। अगर ये फोर्स इस पर लगाएगा आकर्षण का बल और यह इस पर लगाएगा आकर्षण का बल, तो इसमें क्या कि यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी सेंटर था, इसका भी सेंटर, दोनों को डॉट लाइन से हमने क्या करा, मिला दिया। अब इसका अट्रैक्शन इधर होगा, इसका अट्रैक्शन इधर होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको मत लिखिएगा, इसको जरूरत नहीं, इसको नोट कीजिए। मिटाते हैं, कीजिए नोट इसको। देखिए इस वहां जो परे हम लोग क्या कर रहे थे, सेंटर को क्या कर रहे थे, मिला रहे थे। सेंटर को मिला रहे थे तो अपनी भाषा में लिख दिए कि इसका मतलब यह है, किसका मतलब, जो हमने किया, क्या किया, दोनों को सेंटर को क्या कर देता था, लाइन से मिलाया था, डॉट डॉट लाइन से। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है। जैसे ज्वाइन किए लाइन, उसके क्या लगा, फोर्स अलोंग लगा था। आप देखे थे कि प्रतिकर्षण दोनों विपरीत लग रहा था, लेकिन आकर्षण दोनों का सामने लग रहा था। इसलिए इसे सेंट्रल इन नेचर कहा जाता है। आया समझ में। यह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ होता है, सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन क्या लग रहा है, अलोंग लग रहा है, इसलिए इसे सेंटर इन नेचर कहते हैं। आया समझ में। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, अगला है आवेश का अध्यारोपण। मतलब इसके बारे में कहा जाता है चार्ज फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का ही है, इसमें कहा जाता है आवेश का अध्यारोपण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें लिखे हुए हैं किसी आवेश पर भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा, भिन्न भिन्न आवेश मतलब क्या, ये Q1 है, ये Q2 है, ये क्या Q3 है, अलग अलग चार्ज है। किसी आवेश पर भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा लगे कुल बल का मान प्रत्येक आवेश के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग। कैसी योग, सदिश योग, वेक्टर सम। किसकी बात कर रहा है भाई, वेक्टर की बात कर रहा है। कहा क्या कि भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा, भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा किसी एक आवेश पर, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, जैसे अपना पढ़ाते हैं,
अपना फोर्स आप पर भी लगाते हैं, सब पर फोर्स लगता है, या फिर आप सभी के द्वारा मेरे ऊपर फोर्स लगता है, ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारा मल्टीपुल चार्ज है। कहा कि किसी आवेश पर, ये आवेश है ना, भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा, अलग अलग आवेश के द्वारा लगाए गए कुल बल का मान प्रत्येक आवेश के द्वारा, प्रत्येक मतलब इस पर, इसके द्वारा जो लगा बल, इसके द्वारा जो लगा बल, ऐसा बहुत सारा आवेश आएगा के द्वारा लगे बल, कि क्या होता है ये सदिश योग। कैसा योग? सदिश योग, वेक्टर सम, कि क्या बराबर होता है तथा प्रत्येक आवेश के द्वारा लगाए गए बल समीप के आवेश से अप्रभावित रहता है। अप्रभावित मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ इसमें कहा गया कि प्रत्येक आवेश के द्वारा, इसके बाद द्वारा प्रत्येक आवेश के द्वारा लगाए गए बल समीप के आवेश से, समीप का आवेश मतलब यह भी फोर्स लगा रहा है, यह भी फोर्स लगा रहा है, यह भी फोर्स लगा रहा है इस पर, यह भी फोर्स इस पर लगा रहा है, यह क्या है? अप्रभावित है। यह क्या है? अप्रभावित है, मतलब यह इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यह इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आया समझ में कुछ कुछ बात? अब समझो यहाँ क्या कर रहा है, पूरा मैकेनिज्म क्या समझे हम लोग, कि किसी एक आवेश के द्वारा भिन्न भिन्न आवेश के, किसी एक आवेश पर भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, वह फोर्स जो होता है वेक्टर सम होता है, मतलब सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है, तथा प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल, प्रत्येक आवेश के द्वारा लगाए गए बल समीप के आवेश से अप्रभावित रहता है। अप्रभावित मतलब क्या हुआ? अप्रभावित मतलब ये हुआ, समीप के आवेश से क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। इसे यहां देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू टू चार्ज है, Q1 के द्वारा इसके ऊपर बल लगा, हम जानते हैं। सबसे पहली बात क्या करेंगे, दोनों को सेंटर को एक डॉट लाइन से मिला दिए यहाँ। अब यह प्लस है, यह भी प्लस है, कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कर दिया ना, इसको इस पर फोर्स लगा, इधर क्या हुआ? F21। 21 क्यों लिखे? दूसरे पर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है? पहले के द्वारा। समझिए इसको, यहां दूसरे पर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है? पहले पर, इसलिए यहां लिखे F21 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2, फोर्स किस पर लग रहा है? 2 पर, किसके कारण लग रहा है? पहले के कारण, इसलिए लिखे क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब यहाँ एक तीसरा चार्ज क्या है? Q3। अब ये Q3 किस पर लगा रहा है फोर्स? Q2 पर। यह फोर्स इधर लगाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्रतिकर्षण। क्या आ रहा है समझ में ना? ये प्लस, ये भी प्लस आ रहा है, ये इसके पर कैसा फोर्स लगाएगा? प्रतिकर्षण का। तो इधर फोर्स कैसा होगा? F23। क्यों लिखे 2-3? 2 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? 3 के कारण लग रहा है। एक चौथा भी आवेश ले सकते हैं, मान लो यहाँ आवेश ले लेते हैं, यह फोर्स इधर लगा देगा, मान लेते एक आवेश यहाँ ले लेते हैं, यहाँ प्लस Q4, ये फोर्स ऐसे लगाएगा, यह फोर्स कहां लग जाएगा आपका? ऐसे लग जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ 2 पर लग रहा है, 4 के कारण लग रहा है, कैसा लग रहा है? 4 के कारण लग रहा है। इसको क्या बोलेंगे? F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। आया समझ में? ये सारा क्या होता है? वेक्टर सम। सारा क्या होता है? वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब क्या करेंगे या लिखेंगे? F नेट, F नेट इक्वल टू F1, F1 मतलब F21 प्लस F2 23 F3 24। समझिए इसको। अब ये F नेट निकाले। F नेट क्या हुआ? दूसरे पर बल लगा पहले चार्ज के कारण, दूसरे पर बल लगा तीसरे चार्ज के कारण, दूसरे पर बल लगा चौथे चार्ज के कारण, सभी का योग कैसा होता है? वेक्टर सम होता है। सदिश योग क्या लिखा हुआ है? सदिश योग के बराबर होता है, मतलब सदिश योग के ये क्या हो रहा है? बराबर। कहीं कंफ्यूजन किसी को अच्छे समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है बिहार में, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बिहार में पूछता है कि आवेश का अध्यारोपण से क्या समझते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड का। कितने मार्क्स में आता है भाई? 2 मार्क्स में। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आवेश का अध्यारोपण से क्या समझते हैं। हम लिखेंगे कि किसी आवेश पर भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा, याद रखिए क्या? किसी आवेश पर भिन्न भिन्न आवेश के द्वारा जो बल लगाया जाता है, कैसा बल लगेगा? विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो बल लगाया तो सदिश योग के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन आज पूछेगा, क्या मात्र इसमें 2 ही चार्ज चाहिए? नहीं, मल्टीपुल चार्ज होगा।
कितने चार्ज होगा, मल्टीपुल चार्ज होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि क्या अगर Q1 जो फोर्स लगा रहा है F21, जो Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है Q2 पर, वह तो फोर्स लग रहा है F21, Q3 के द्वारा लग रहा है वह लग रहा है F23, क्या यह Q3 जैसे आया क्या इसका बल घट गया? बात समझ में क्या बता रहे हैं आपको? पूछेगा आपसे कोई कि यह Q1 जो है, Q1 Q2 पर तो बल लगा रहा है, यह बल कैसा है, F21 का बल है, या बल मान लेते हैं 10 न्यूटन का हो, 5 न्यूटन का, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा है नहीं मान रहे हैं, इसको लिखना उतना मत भाई, समझ इसको सिर्फ समझने के लिए। Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल लगा वह बल लगा F21, यह 5 न्यूटन का है। क्या Q3 के बल आने से बाद क्या यह 5 न्यूटन का बल घट जाएगा? नहीं, कभी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपने क्या होता है एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल समीप के आवेश से क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है और प्रभावित रहता है, इस पर कोई असर पड़ने वाला इसका नहीं है। तो Q1 अगर बल लगा रहा है 5 न्यूटन का, Q3 लगा रहा है 10 न्यूटन का, Q4 भी आएगा तो Q3 का बल 10 न्यूटन ही रहेगा, Q1 का बल 5 न्यूटन ही रहेगा। आया समझ में? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इसमें क्या पढ़े कि सुपरपोजिशन जब होता है उसमें फोर्स कैसा होता है, वेक्टर से। उसका मेन पॉइंट, की पॉइंट समझिए कि सुपरपोजिशन में क्या होता है, सुपरपोजिशन में फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम होता है और सारे फोर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर यह आया इस दिशा में लगाया, यह आया इस दिशा में लगेगा, यह आया तो इस दिशा में लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस था, कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण। कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण। आकर्षण भी होगा, इसी कंडीशन टाइप का होगा, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। दो चीज इंपॉर्टेंट है इसका, सदिश योग के बराबर होता है और क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है और प्रभावित रहता है। अगर कोई दूसरा आ भी गया चार्ज इसके फोर्स पर, इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? इसको लिखिए, नोट कीजिए, मिटाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक रिपल्सन मतलब विद्युत प्रतिकर्षण बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच जो विद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, इज कन्फर्म टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन टू बॉडी। तो दोनों बॉडी में क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। इसको एग्जांपल समझते हैं। हम लोग पढ़े थे इंडक्शन के बारे में, इसके बारे में पढ़े थे, इंडक्शन के बारे में पढ़े थे। एक रॉड है जो पॉजिटिव है, इसके सामने कैसा बॉडी रखा गया, न्यूट्रल। कैसा रखा गया है, न्यूट्रल रखा गया है। कंडक्टिंग स्फीयर इसको लिख सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को रखा गया है। तो जैसे यह रॉड सामने आएगा, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो यह माइनस को अपने क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो माइनस यहाँ क्या आ गया, इधर इस साइड आ गया, यहाँ माइनस के साथ कैसा बल लग रहा है, एट्रैक्शन। कैसा बल लग रहा है, एट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। लेकिन यह प्लस, इसका प्लस ऊपर को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे, ये रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है। समझिए बात को, ये प्रेरण हम लोग पढ़े थे ना। इस तरह एक आवेशित बॉडी ले लिए, आवेशित बॉडी के बीच में सामने एक रख लिए न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब होता है उसमें ऐसा नहीं कि आवेश नहीं होता, आवेश होता है, लेकिन जितना मात्रा में प्लस होता है उतनी मात्रा में कौन होता है, माइनस होता है। ओके, माइनस और प्लस बराबर रहता है। तो प्लस का काम ये रहेगा कि इसका जो माइनस है उसको अपनी ओर खींच ले, क्योंकि प्लस और माइनस बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। खींच लिया, यहाँ कैसा बल लगा, एट्रैक्शन का। लेकिन यह इसी प्लस के द्वारा इस पर कैसा फोर्स लगेगा, जो प्लस है हुआ उसको क्या कर देगा, रिपल्सन कर देगा, उसको क्या कर देगा, इससे दूर कर देगा। अब देखिए यहाँ आकर्षण का बल नजदीक से लग रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण का बल कितना लग रहा है, दूर से लग रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, यह फोर्स बड़ा हो जाएगा किससे, एफ डैश से। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह फोर्स नजदीक से लग रहा है, ये ज्यादा है, और यह फोर्स दूर हो गया। क्योंकि प्लस और प्लस को क्या कर देगा, प्रतिकर्षण दूर भागेगा और माइनस क्या कर लेगा, अपनी ओर खींचेगा। नेट फोर्स किधर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इधर हो जाएगा। इसको बोलेंगे एफ नेट। क्या बोलेंगे इसको, एफ नेट। नेट फोर्स इधर लगेगा ना, क्योंकि आकर्षण का इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ लिखे हैं कि प्रेरण के केस में आवेशित बॉडी और उदासीन बॉडी, आवेशित बॉडी कौन, ये रहा रॉड, उदासीन बॉडी कौन, ये रहा कंडक्टिंग स्फीयर, के बीच आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है, आकर्षण। क्यों, क्योंकि उदासीन बॉडी में, इस बॉडी में
जितना भी प्लस रहेगा उतने माइनस रहेगा। आया समझ में ना? जितना प्लस रहेगा उतने क्या रहेगा? माइनस। यदि यह प्लस बॉडी लिए हैं, आप इस बॉडी को कैसा माने? प्लस माने हैं। स्वाभाविक है कि इस उदासीन का जो माइनस होगा उसको अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। इसको अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया। अपनी ओर से खींचा तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण। और इसका जो प्लस रहेगा उसको क्या कर देगा? दूर कर देगा। रिपल्सन होता है प्रतिकर्षण, इसको प्रतिकर्षित करके कहां कर दिया? दूर कर दिया गया। यह फोर्स नजदीक से लगा, यह फोर्स दूर हो गया, इसलिए एफ ज्यादा होगा एफ डैश से। और नेट फोर्स किधर लग जाएगा? बॉडी किधर खिंचाएगी? इसकी ओर खिंचाएगी। इसका कहानी जानने के बाद इसको अर्थिंग हो जाता है, मतलब बॉडी इधर ही खिंचा जाती है। आया समझ में? यहां तक नोट कीजिए। इसका नेट पूरे कवर हो गया आज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसके बाद का टॉपिक है कूलाम बल। क्या पढ़ना है? कूलाम का नियम क्या पढ़ना है? कूलाम का, इसको कवर कीजिए, नोट कीजिए, मिटाते हैं। अब पढ़ना है कूलाम लॉ। क्या पढ़ना है? पहले इसका प्रीवियस कुछ चर्चा करते हैं। हम लोग क्लास 11th क्लास 9th में कब 9th और 11th में पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या पढ़े? गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें देखते थे दो बॉडी लेते थे, एक का द्रव्यमान m1, दूसरा का द्रव्यमान कितना मानते थे? m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेते थे? r। इसको किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया इसको? न्यूटन ने। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। यहाँ दो चार्ज होता है, एक का नाम है q1 प्लस q, दूसरा का नाम है प्लस q2। दोनों का बीच का डिस्टेंस भी कितना है? r। बस फर्क कितना है? इसको न्यूटन ने दिया, इसको किसने दिया? कूलाम्ब ने दिया। बात समझिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने जो पहले पढ़ रखा है उससे हम रिलेट कर रहे हैं, दूसरे को जोड़ रहे हैं। कैसे? हम लोग पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण का नियम। कब पढ़े? 9th में पढ़े और 11th पढ़े। गुरुत्वाकर्षण में क्या कहा कि यहाँ दो बॉडी लेते थे, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना लेते थे? r। आया समझ में? कुछ याद होगा आपको भी। कहा जाता था कि इस दोनों बॉडी के बीच, मतलब यह बॉडी इस पर जो बल लगा रहा है या फिर यह बॉडी इस पर बल लगा रहा है। समझिए, यहाँ से आप हम बैठे, सब बैठे हुए हैं, पूरा क्लास भरा हुआ है। क्या तो आप एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगता है कि वो खींच रहा होता है? बात समझ में क्या बता रहा है? ऐसा लग रहा है क्लास में कि आप उसको खींच रहे हैं, ये उसको खींच रहा है, या आप मुझे खींच रहे हो, मैं आपको खींच रहा हूं। ऐसा अनुभव होता है? नहीं। मतलब ये इतना वीक फोर्स होता है कि मतलब एक दूसरे को पता नहीं चल पाता है। यहाँ क्या है कि इसमें पढ़ा गया कि यह इस बॉडी के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा, फिर यह बॉडी जो इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों क्या होता है? दोनों के गुणनफल के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझिए, इसमें कहा गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 गुना m2। ऐसा कहा। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। कूलाम ने क्या कहा? यहाँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? Q1 इंटू Q2। यहाँ चार्ज के साथ क्या होगा? अब देखिए, यहाँ तो होगा कि दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले आकर्षण का बल। यहाँ हो गया दोनों आवेश के बीच, यहाँ का दोनों द्रव्यमान के बीच, यहाँ का दोनों आवेश के बीच, दोनों आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। लेकिन यहाँ एक बेसिक फर्क है। देखिए, समझिए बेसिक फर्क क्या है। बेसिक फर्क ये है यहाँ कि यह दोनों बॉडी के बीच लगा तो वो बॉडी कैसा भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहां जब लगेगा, यह सिर्फ किसके बीच लगेगा? यह लगेगा पॉइंट चार्ज के बीच। किसके बीच लगेगा? अब से इसका नोट करेंगे, पॉइंट वाइज नोट करेंगे तो समझते हैं। एक बात इसमें इससे थोड़ा हटके ये क्या हो गया, या किसके बीच वैलिड होता है? सिर्फ पॉइंट चार्ज के बीच वैलिड होता है। अब पॉइंट चार्ज क्या कहते, किसे कहते हैं? इसे पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, पहले समझना पड़ेगा। मतलब पॉइंट चार्ज वह चार्ज है जहां सभी आवेश का एक जगह क्या हो? जमा हो। तो एक पॉइंट पर जमा हो जाए, उसका मास कितना कहां जमा हो? एक पॉइंट पर जमा हो, उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। जितने भी आवेश हैं, कोई एक आवेशित है, उस बॉडी का जितना भी एक मास होगा सब एक पॉइंट पर आके क्या होगा? जमा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट चार्ज। यहाँ सब इसमें इससे और इसमें क्या फर्क दिखा? एक, यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड। इसके लिए वैलिड है, लिखेंगे अभी, रुको मत लिखना अभी। ये किसके लिए लागू होगा? पॉइंट चार्ज के लागू होगा। पहला पॉइंट ये लिख लिए कि दोनों के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उससे पहली बात हम लोग क्या सीखे? यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड करेगा? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा।
मतलब बिंदुवत आवेश के लिए ही सिर्फ ये लागू होगा और हर जगह लागू नहीं होगा। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाता है इसी कॉन्सेप्ट से। F समानुपाती M1 M2, यहाँ लिख दिए F समानुपाती Q1 Q2। यहाँ का F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, किसके होता है R स्क्वायर के। यहाँ इसने क्या कहा, यहाँ भी होता है वही कंडीशन R स्क्वायर के। तो दोनों में कोई फर्क दिख रहा है क्या? यहाँ M1 है, यहाँ Q1 है, यहाँ M2 है, यहाँ Q2 है, यहाँ 1/r स्क्वायर है तो 1/r स्क्वायर यहाँ भी है। अगर दोनों को मिला देते हैं या इस तरह कुछ रूप ले लेगा, अगर इस दोनों को मिलाते हैं तो यह कैसा रूप ले लेगा? इसके बदले आता है G, इसके बदले क्या आता है G, लेकिन इसके बदले क्या आता है Q, इसके बदले क्या आता है K, इसके बदले क्या आता है K। यहां अगर समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या ये फिर समानुपातिक, ये मतलब क्या करते हैं इसको प्रोपोर्शनल साइन अगर हटा देते हैं, समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, उसके बदले क्या यूज करेंगे? K को लिखेंगे। लेकिन जब इसका हटाएंगे तो इसके बदले क्या लिखेंगे? G को लिखेंगे, कैपिटल G ना। अब इस G से, G मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का नियतांक। किसका नियतांक होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और यहाँ तो इसके बदले क्या होता है? कूलाम नियतांक। इसके बदले क्या लिखेंगे? कूलाम नियतांक। आ गया समझ में? अब इस पर कुछ चर्चा करते हैं कैसे हो रहा है। पहली बात इसमें क्या सीखे कि किसके लिए मात्र वैलिड है? पॉइंट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसके लिए लागू होगा? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। आया समझ में? दूसरा बात, पॉइंट चार्ज कहते किसको है? पॉइंट चार्ज हुआ चार्ज जहां सारा उसका मास क्या हो, एक पॉइंट पर क्या हो? जमा हो। आया? बाकी तो सेम चीज लागू कर रहा है इसी तरह। अच्छा, कभी कभी आपको ये लग रहा होगा क्या सिर्फ पॉइंट चार्ज, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता है? उसको भी समझते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि ये बॉडी है, इसे पूरा चार्ज भरा हुआ है। जब जब डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी को नजदीक से देखेंगे या कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जब इसको बहुत दूर से देखेंगे हम, या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइंट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइंट में। अगर यहाँ इसको लिख के प्लस क्यू लिख देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी लिखते हैं और इसी चार्ज को प्लस क्यू लिख देंगे, यह क्या हो जाएगा? पॉइंट चार्ज। वो डिपेंड किस पर कर रहा है? देखने पर। डिपेंड किस पर कर रहा है? देखने पर। अगर इसको हम नजदीक से देखते हैं, कहां देखते हैं? नजदीक से देखते हैं, नियर से देखते हैं, यह कैसा बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। अगर इसको हम देखते हैं बहुत दूर से, मतलब इन्फिनिटी से देखते हैं या बहुत दूर से देखते हैं, क्या बन जाता है वो? तब पॉइंट चार्ज। कैसा बन जाता है ये? पॉइंट चार्ज। स्वाभाविक है कि आप कोई चीज को नजदीक देखो, एक आदमी है, आप मुझे नजदीक से देख रहे हैं, आपको पूरा कंप्लीट मेरा पूरा सर्कल दिख रहा है, क्या क्या कहाँ है। यदि बहुत दूर से देखा जाए या फिर दूसरे प्लेनेट से देखिएगा तो एक पॉइंट है, कोई खड़ा है वहां, एक पॉइंट दिया हुआ है। या फिर बहुत दूर से यही देख लीजिए, 2 किलोमीटर देखिएगा, दिखाई पड़ रहा है आपको, तो क्या लगेगा आपको? एक पॉइंट है, कुछ है वहां, बस इतने पता चलेगा। और ये पता नहीं चलेगा है क्या, ये पता नहीं चलेगा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी अगर नजदीक देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी होगा। यह कब पॉइंट चार्ज बन जाता है? जिसको क्या करते हैं? बहुत दूर से देखते हैं तो क्या बन जाता है? पॉइंट चार्ज। आया समझ में? इसका मतलब यहाँ है कि देखने पर यह डिपेंड कर रहा है। यहाँ क्या समझ में आया? कि देखने पर मुझे डिपेंड कर रहा है कि कितना दूर से देख रहे हैं, कितना नजदीक से देख रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखे? किसके लिए लागू होता है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पहला पॉइंट क्या रखे? यह पॉइंट चार्ज के लिए क्या है? ये वैलिड है। कौन? कूलाम का नियम। बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी कहेंगे कि दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ क्या बोलते थे? समझिए, याद कीजिए। यहाँ लोग बोलते थे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दोनों द्रव्यमान के बीच लगने वाले आकर्षण बल के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ यह पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। दूसरी बात, दोनों आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण। क्यों कहा गया? क्योंकि यह पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज में प्लस प्लस रहेगा प्रतिकर्षण, प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण। के बीच लगने वाले बल गुणनफल के समानुपाती, इनके बीच की दूरी मीन्स आर के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती 1/m लिख देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ गया समझ में भाई? अब देखिए, इसको नोट करते हैं, मिटाते हैं। इसको लिखना नहीं, अभी लिखेंगे अच्छे से, उसको तब नोट करना है। देखिए कूलाम्स का नियम क्या है? कूलाम्स का नियम, यह केवल पॉइंट चार्ज, अभी पढ़ रहे थे ना, यह केवल पॉइंट चार्ज मतलब किसके लिए? बिंदुवत आवेश के लिए।
केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। दूसरा उसका नियम लिखिए, दो बिंदुवत आवेशों के बीच, यहाँ भी एक शब्द यूज कर लिए बिंदुवत, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगे आकर्षण या प्रतिकर्षण, कैसा कैसा आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखे, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगे आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समझते हैं इसको। यहां से मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज यहां है प्लस Q1, दूसरा है प्लस Q2, दोनों तो प्लस चार्ज है। लगेगा कैसा बल, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, या इसके ऊपर लगाएगा इधर फोर्स लगेगा, या इसके ऊपर लगाएगा इधर फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसा कैसा लगेगा, देखिए फोर्स यहां लग रहा है पहले पर, किसके कारण लग रहा है, दूसरे के कारण लग रहा है। आया समझ में, यहां फोर्स लग रहा है दूसरे पर लग रहा है, किसी कारण लग रहा है, पहले के कारण लग रहा है। समझते हैं, ये प्लस Q1 है और ये क्या है, प्लस Q2 है। Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वह Q2 के कारण लग रहा है, इसलिए लिखे क्या, F12, पहले पर दूसरे के कारण। तो कैसे पढ़ते हैं, पहले पर दूसरे के कारण, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। हिंदी पढ़ते हैं, बल, विद्युत बल पहले पर आवेश पर लगा दूसरे आवेश के कारण। यहां इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसको पढ़ते हैं कि विद्युत बल जो Q2 पर लग रहा है वह दूसरे पर लगा, दूसरे आवेश पर बल लगा पहले आवेश के कारण। अब बल है तो बल के साथ क्या क्या है समझते हैं। पहले इसको इधर वाले मत लिखना, मान लो फोर्स है, इसके साथ क्या क्या हो सकता है, पहला मैग्नीट्यूड होगा इसका, दूसरा से क्या होगा, डायरेक्शन होगा, क्या एकदम होगा। पहला क्या होगा, इसका परिमाण होगा, दूसरा क्या होगा, दिशा होगा। बल कैसा है, वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। बल कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फोर्स है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। इसके साथ क्या होगा, परिमाण भी होगा और इसका दिशा भी होगा। आप ही बता दो कि इसके कारण इस पर जो बल लगा दिशा इस साइड, इसका इस पर जो बल लगा दिशा इधर। अगर एक माइनस हो जाता, ये इस पर बल लगाता आकर्षण का, ये इस पर बल लगाता, ऐसा पढ़े। यहाँ क्या लिखे कि 1 पर लगा रहा है दूसरे कारण 1 2, 1 के कारण दूसरे पर लगा F21। इसके साथ दो चीज हमेशा रहेगा, कौन कौन रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, उसका डायरेक्शन भी रहेगा। आया समझ में यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। अब इसके आगे इसका डिस्टेंस मान लेते हैं। मान डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है, सेपरेट कितना किया गया है, R डिस्टेंस से। यही पर है ना कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा तथा उसके बीच की दूरी कौन है, R की क्या होगा, वर्ग, R का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आया समझ में, इसको लिखते हैं। बाकी इसका मैथमेटिकल टर्म निकालते हैं। आप लिखिए, इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़े कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, उसके बीच के दूरी R था ना के वर्ग स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड मान लिए। मॉड में क्यों दिखाया है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण में इसलिए दिखा दिया मॉड में कि अगर हम मॉड वैल्यू यूज करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा मुझे, पॉजिटिव। सबको पता है ना, दोनों इक्वेशन को मिला दिए, क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे मॉड साइन हटा ली तो इसका वेक्टर चिन्ह खत्म हो जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट क्या नाम है, K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशन में क्या आता था, G, यहाँ क्या आ रहा है, K आ रहा है। K कैसा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कूलम्ब्स कांस्टेंट। F बराबर क्या रिजल्ट है, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K बराबर कूलम्ब कांस्टेंट, K इक्वल टू 1/4 पाइपलाइन नॉट लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 1/4 पाइपलाइन नॉट।
ये इसको क्या बोलते हैं, के क्या बोलते हैं, निर्वात या हवा या फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए लागू होता है यह के, निर्वात के लिए भी लागू होगा, वैक्यूम हवा एयर के लिए, और फ्री स्पेस के लिए अंतरिक्ष में फ्री स्पेस उसके लिए लागू होता है। एप्सिलॉन नॉट का आता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। के बराबर क्या लिखते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन भी होता है। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता। किसका, ये किसी भी मीडियम का हो सकता है। आया समझ में, फिर समझ लीजिए। एफ समानुपाती Q1 Q2 जो डेफिनेशन बोला उसको हमने लिखा, मिला दिया, हटाया, एक स्थिरांक आ गया के क्या है, कूलाम कांस्टेंट। के बराबर होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट या के किसके लिए लागू होता है, निर्वात हवा या फ्री स्पेस के लिए लागू होता है। के का वैल्यू इतना निकल गया, यहाँ लिख दिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन ये एक का नहीं, ये ग्रुप ऑफ है, ये कांस्टेंट का ग्रुप है। के क्या है, कांस्टेंट का ग्रुप है। के क्या है, कांस्टेंट का ग्रुप है। आया बात समझ में। यहाँ एप्सिलॉन क्या लिखे, विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का। इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। देखिए यहाँ इसके पहले हम लोग क्या निकाले थे, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हम लोग वहां से के का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए के बराबर एफ आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एफ इधर है, आर स्क्वायर नीचे, एफ आर स्क्वायर एक साथ हो गया गुना में, Q1 Q2 दस में आ गया भाग में। इसका यूनिट निकाले, यूनिट क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, आवेश का क्या होता है मात्रक कूलाम, कूलाम गुना कूलाम, कूलाम स्क्वायर। क्या लिख लिए, के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है ये के का यूनिट क्या होता है, आंसर होगा एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन भी बिहार बोर्ड देता है, डायमेंशन पूछता है कि कितना होगा। देखिए यहाँ बल है ना, बल का डायमेंशन होता है ml/t-2, दूरी का स्क्वायर, दूरी लंबाई है, एल स्क्वायर लिख दिए। आवेश का डायमेंशन होता है at, दो बार कर दिए। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर टी गुना टी स्क्वायर, ऊपर कितना 2l है, 2 1 3 l m लिख दिए, 2 1 3 3 l का क्यू कर लिए। t-2 ऑलरेडी ऊपर था, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है माइनस, टी स्क्वायर नीचे है, ऊपर -2 ऑलरेडी है, फिर जैसे ऊपर जाएगा -2 वो भी हो जाएगा, टी पावर कितना हो गया -4, और ए का क्या होगा स्क्वायर, ए भी ऊपर जाएगा, ए पावर क्या होगा -2। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन इसका। फॉर वैक्यूम या एयर निर्वात के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम वैल्यू याद रखिएगा, आपको हर जगह काम देगा, न्यूमेरिकल बनाने में ये वैल्यू काम देगा आपको। एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब के का मान निकालना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे थे ना, क्या देखिए ऊपर देखिए आप, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दिए। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, हम कैलकुलेटर लिख दिए हैं, जब कैलकुलेट कीजिएगा 4 पाई का मान रखिएगा, इसको रखिएगा, जब ऊपर ले जाइए गुना भाग कीजिएगा, आपका आंसर आता है 9 इंटू 10⁻9। और यही ये सिंबल, ये जो यूनिट है ये चेंज हो जाता है, ये घूम जाता है, इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम घूमता नहीं है, मतलब बताए कि वो इस तरह हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कूलम स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आया समझ में, यही है ना के का मान लिख दिए। अब नॉट को समझिए क्या क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात या हवा, वैक्यूम या एयर का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या हवा का विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को बोलते हैं किसी माध्यम का विद्युतशीलता, मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एनी मीडियम का। एप्सिलॉन आर सापेक्ष विद्युत, आर फॉर रिलेटिव, आर मतलब क्या होता है रिलेटिव, दोनों के बीच, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्राबल्य नियतांक के को लिखेंगे। इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। देखिए एफ बराबर क्या आया, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट किसका, वैक्यूम का, लिख दिए। एफ डैश निकालते हैं, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन किसका है, मीडियम का, अभी पढ़े हैं ना माध्यम का एप्सिलॉन, और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा, छोटा सा है बात, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एफ बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वैक्यूम के लिए, कोई मीडियम के लिए Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है वैक्यूम वाले का 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा देखें
किसी दूसरे माध्यम के लिए निकालते हैं, दो माध्यम के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, तो क्या बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। माध्यम की विद्युतशीलता उठे निर्वात की विद्युतशीलता, किसकी किसकी, पहले माध्यम की तब फिर निर्वात की। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में यहां तक? इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। देखिए अगर हम वाटर का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, वाटर का, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन किसका, वाटर का। इसको क्या बोलेंगे, जल का सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, जल का सापेक्ष विद्युतशीलता। और जब कैलकुलेट होकर आता है तो रिजल्ट कितना आता है, 81। कितना आता है, 81। किसके लिए, जल के लिए। एप्सिलॉन वाटर का निकलेगा एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन वाटर का एप्सिलॉन नॉट के बदले कितना वैल्यू रखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट रख देंगे नीचे, और इसका वैल्यू कितना है, 81। एप्सिलॉन आर पर कितना रख देंगे, वैल्यू 81। समझिए कैसे निकाले हैं, यहां से ये एप्सिलॉन वाटर निकालना है ना, ये इधर है ये नीचे है, दोनों क्या हो गया, गुना हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। नहीं तो नीचे एक है, एक से इधर गुना हो गया, इसके साथ इसलिए गुना हो गया। एप्सिलॉन नॉट रख दिए, एप्सिलॉन किसका है, वैक्यूम का ना, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना आया है, 81। किसका है, वाटर का। यहाँ क्या लिखे, जल का सापेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन वाटर 81 गुना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एक एग्जांपल है कि प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, दोनों के बीच क्या डाल दिया गया है, मीडियम डाल दिया गया है। और उस मीडियम का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एप्सिलॉन आर वैल्यू मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। कर एक दूसरे पर कितना बल लगेगा, आवेश आवेश कितना बल लगाएगा। समझिए क्वेश्चन है, एक Q1 आवेश है, दूसरा क्या है, Q2 आवेश है। दोनों के बीच एक मीडियम है, उस मीडियम का सापेक्ष विद्युतशीलता दिया हुआ है 4। पूछ रहा है यह आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, एग्जैक्ट करेगा। F का वैल्यू होता है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यही पर है F बराबर, अदर मीडियम के लिए पर है जी, और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट पर है। अदर मीडियम क्या पर है, एप्सिलॉन पर है, ऐसा पर है हम लोग। F बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई। अब एप्सिलॉन के बदले क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं क्या। अब इसी एप्सिलॉन के बदले क्या यूज किया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। किसके लिए, इस एप्सिलॉन के लिए हम लोग क्या यूज किए, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 रख दिए 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻12 है, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 आर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। आया समझ में, सुना गया। एप्सिलॉन आर क्या लिखे, एप्सिलॉन वाटर का बटा किसी मीडियम का था, मीडियम वाटर है, एप्सिलॉन वैक्यूम का, गुना कैलकुलेट ये आया। कहा दोनों आवेश के बीच का एक मीडियम है, उसका सापेक्ष विद्युतशीलता कितना दिया हुआ, 4। फार्मूला ये लगाए, एप्सिलॉन को सिर्फ क्या किया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर रख दिए हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना रखें, आर का वैल्यू 4 रखें। आया समझ में, इसको नोट कीजिए। देखिए एप्सिलॉन आर क्या आया था, एप्सिलॉन मीडियम का, एप्सिलॉन वैक्यूम का। अगर हम हवा का निकालते हैं या वैक्यूम का निकालते हैं, दोनों तो बराबर ही होता है, हवा और वैक्यूम लगभग दोनों बराबर माना गया है। एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट, दोनों का कितना वैल्यू आया, 1। इसका जनरल इक्वेशन क्या आ गया, जनरल इक्वेशन आया F बराबर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये किसके बदले लिखे, एप्सिलॉन के बदले क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं ना, लिखते हैं ऐसा। इसी हम लोग का वैल्यू फार्मूला आता था Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ऐसा आता था। लेकिन अगर इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, इस एप्सिलॉन को क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। वही किए यहाँ कि एप्सिलॉन के बदले हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। आया समझ में, इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए क्या आएगा, F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, लेकिन आर बदले क्या लिखेंगे, कितना निकाले हैं वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 निकाले हैं ना, 1 रख दिए, 1 इंटू आर स्क्वायर। फिर समझिए क्या लिखे हैं, वैक्यूम के लिए निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन आर वैल्यू वैक्यूम का कितना होता है, 1 होता है। F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, एप्सिलॉन आर बदले क्या, यही ना एप्सिलॉन आर, जनरल इक्वेशन में एप्सिलॉन आर है, इसको कितना लिखेंगे, 1 आर स्क्वायर। एनी अदर मीडियम में फिर से आ गया ये चीज, F इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। अब कुछ वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, ये वैल्यू दिया हुआ है हवा या निर्वात का दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1, जल का दिया हुआ है 81, धातु का दिया हुआ है इनफिनाइट, कांच का दिया हुआ है 7। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि धातु का सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है, या धातु का एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है। तो आंसर क्या कीजिएगा, इनफिनाइट
और हवा का पूछ देगा, हवा या निर्वात का विद्युतशीलता कितनी होती है, सापेक्ष विद्युतशीलता, उसका आंसर कितना होता है 1। आगे यहां तक समझ में, यहां तक कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं पूछना भी है किसी को? ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। आज हम लोग पढ़ लिए पूरा, क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े और कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़े उसका 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ लिए, फिर उसके बाद पढ़े कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या देखे, ये डेरिवेशन देख लिए। आपका यहां तक का खत्म हो गया है, और अच्छे से आप लोग नोट कीजिए, नोट बनाइए। धन्यवाद।